अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की सच्ची और खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह मुझे भेजी है दरियाब खान ने रावला कोट आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर की जब भी मुझे कहानी मौसूल हुई है तो वो वाकई एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक कहानी होती है, क्योंकि उन इलाकों में आज भी जब उन घने जंगलों में जब रात का साया फैलने लगता है तो आज भी कई ऐसी ना नज़र आने वाली मखलूक़ात वहाँ पे दनदनाती फिरती हैं, बल्कि उनका इंसानों के साथ पाला भी पड़ता रहता है। ये कहानी है घोरजंग की। ये उनके नाम हैं यकीनन जो मुझे याद करने पड़ेंगे कहानी में। घोरजंग उन्हीं पहाड़ों का बेटा था, लेकिन बचपन से ही उसको शौक था फौज के अंदर नौकरी करने का। और जब जवान हुआ, कद काट ऐसा निकाला, शक्ल सूरत भी खुदा ने बहुत ज़बरदस्त दी थी। पहाड़ों का बेटा था, इसलिए जैसे ही जो एक बचपन की ख्वाहिश को लिए इंटरव्यू देने के लिए गया और वो पास हो गया। यूं वो फौज के अंदर भर्ती हो गया। ज़्यादा तालीम ना होने की वजह से एक आम सा सिपाही भर्ती हुआ था, लेकिन अपनी मेहनत और लगन और जुस्तजू से वो तरक्की करता रहा, यहाँ तक कि उसकी शादी भी हो गई और उसकी एक बेटी भी हो गई। फौज की मुलाजमत में छुट्टी 6 महीने के बाद ही मिलती थी। 6 महीने के बाद वो अपने घर आता, स्पेशल उन दिनों में जब पहाड़ पे रहने वाली उसकी फैमिली, जहाँ पे उसका गांव था, सर्दियों में शदीद बर्फबारी पड़ती थी। और बर्फबारी में ना सिर्फ उनका घर बल्कि गांव के अंदर और भी जितने घर बने हुए थे वो बर्फ से इस तरह ढक दिए जाते कि वहां पे जिंदगी गुजारना इंतहाई दुश्वार गुजार होता। तो इन लोगों का एक और भी घर था जो उस पहाड़ की चोटी पे बना हुआ घर था। उससे नीचे उतर के जब आप पहुंचते थे तो गांव में मौजूद भी इनका एक घर मौजूद था। ये क्या करते, जब शदीद बर्फबारी होती तो कई गांव के लोग अपने पहाड़ों की उन बुलंदियों पे बने हुए घरों को छोड़ के जो नीचे उन्होंने अपने घर बनाए होते वहां पे मुंतकिल हो जाते। सर्दियों का मौसम वहां पे गुजारते और जैसे ही गर्मियां शुरू होती ये लोग फिर से अपने उन्हीं घरों में मुंतकिल हो जाते जो बर्फबारी की वजह से वो छोड़ चुके होते। फिर से वो मौसम आ रहा था कि उसके भाई ने खत लिखा कि भाई सर्दियों का मौसम आने वाला है, बस छुट्टी लेके पहुंच जाओ। क्योंकि जब वो सर्दियों का मौसम आता तो वो दोनों भाई मिलके, घोरजंग और उसका भाई, सामान उठा उठा कर नीचे वाले घर में मुंतकिल करते। और बर्फबारी होने से पहले पहले ये काम शुरू करना होता। और अगर बर्फबारी शुरू हो जाती तो हर जगह पे इतनी बर्फ गिरी होती कि उस बर्फ में चलना बहुत मुश्किल होता। लेकिन इस दफा छुट्टी मिलते मिलते घर की तरफ रवाना होते होते वो काफी लेट हो गया था। आज वो वैगन पे सवार, आंखें बंद किए, सीट से टेक लगाए इस अंदाज में बैठा हुआ था कि शायद बर्फ लगता है इस दफा जल्दी शुरू हो गई है और मुझे छुट्टी लेते हुए भी देर गुजरी है। जब मैं वहां पे पहुंचूंगा तो बहुत बर्फ पड़ चुकी होगी। अम्मी, भाई, मेरी बीवी और बेटी मेरे मुंतजिर होंगे। और भाई का खत भी मिलते हुए पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई थी। उसने फौरन खत का जवाब तो दे दिया था, लेकिन वो अंदाजा लगा रहा था कि लगता है मेरी चिट्ठी अभी तक नहीं मिली होगी, क्योंकि इन इलाकों में चिट्ठी बहुत देर से पहुंचती थी। और यही अंदाजा लगाते हुए कि मैं वक्त से पहले पहुंच जाऊंगा और अभी मेरी चिट्ठी नहीं पहुंची होगी, वो वैगन जिस पे वो सवार था 1975 के दिनों में, वहां पे रास्ते इतने अच्छे नहीं थे।
कहीं कहीं पे तो टूटी फूटी सड़कें तो थीं, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा एक पथरीला रास्ता शुरू हो जाता जो गाड़ियों के गुजरने से खुद ब खुद एक रास्ते की शक्ल इख्तियार कर गया था। लेकिन उस पर गाड़ी जब चलती तो इतने हचकोले खाती कि एक तो गाड़ी की स्पीड बहुत ही आहिस्ता करनी पड़ती और बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती। ऐसे ही गाड़ी का वो सफ़र करते हुए रवाना था, लेकिन अंदाज़ा लगा चुका था कि बर्फ़बारी काफ़ी ज़्यादा पड़ चुकी है, घर वाले बहुत परेशान होंगे। जो नीचे वाला घर था हमेशा उसकी 4-5 चाबियां थीं, एक चाबी घोरजंग के पास भी होती थी और बाकी चाबियां उनके घर वालों के पास। वैगन चलती चलती उस जगह तक पहुंच गई जहां पे वैगन जा सकती थी। उसके बाद आगे जीपें खड़ी होती थीं जो उनको आगे लेकर जाती। जीपें भी एक खास जगह तक जाती, उसके बाद फिर पैदल चलना पड़ता। लेकिन क्योंकि अब शाम ढल चुकी थी और अंधेरा फैलने लगा था, और जब वैगन अपने स्टॉप पे उतरी और सारी सवारियां नीचे उतर गई तो घोरजंग परेशान इसलिए था कि बहुत मुश्किल है कि आज रात मैं घर को पहुंच सकूं, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। लेकिन मुझे कम से कम कोशिश करनी चाहिए, फिर भी मैं आज ही घर पहुंच जाऊं। उसने वहीं उतर के जो कुछ दुकानें वगैरह बनी हुई थीं, अभी खुली हुई थीं, वहीं पे उसने अपने लिए कुछ फल फ्रूट जो घर वालों के लिए और अपने लिए खाना पैक करवाया कि अगर मैं यहीं पे खाना खाने बैठ गया तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे रवाना होना चाहिए। खाना पैक कराया, कुछ फल फ्रूट खरीदे, शॉपर में डाले। अब वो इंतज़ार में था कि किसी जीप वाले को जो शनासाई भी हो, दोस्त भी हो, उसको वो कह सके कि वो उसको आगे छोड़ आए, क्योंकि जिस तरह का मौसम सर्द और बर्फ़बारी का सीज़न था, ऐसे मौसम में बहुत कम जीप वाले ही होते थे जो आगे छोड़ने के लिए तैयार होते थे। उसने देखा अभी वहां पे कोई जीपें मौजूद नहीं हैं, तो इंतज़ार में खड़ा हो गया। तो इतनी देर में उसके दिल में आया कि पास ही जो एक बना दरबार था वहां का, इतनी देर क्यों ना दरबार पे भी हाजिरी दे दूं, फातिहा पढ़ूंगा और फिर आगे की तरफ बढ़ूंगा। घोरजंग दरबार के इहाते में दाखिल हुआ। वहीं पे उसने फातिहा पढ़ी और जैसे ही वो मुड़ने लगा, पीछे एक काली चादर ओढ़े, दो चमकती हुई आंखों के साथ एक शख्स खड़ा था, जैसे वो मुंतजिर हो कि ये मुड़े और मैं इससे बात कर सकूं। घोरजंग जैसे ही मुड़ा तो चौंक सा गया पीछे अपने खड़े हुए एक शख्स को देख को, जिसने अपने वजूद को सर्दी से बचाने के लिए एक चादर से, काली चादर से ढांप रखा था। घोरजंग समझा कि शायद कोई इसी गांव का मांगने वाला होगा। उसने अपना बटवा निकाला और उसमें से चंद रुपए निकाले, बटवा जेब में डाला और रुपए आगे कर दिए कि ये लीजिए, दुआ कर दीजिएगा। उस शख्स ने ना ही बटवे की तरफ देखा और ना ही हाथ में पकड़े हुए पैसों की तरफ देखा। उसकी आंखों में खास चमक थी। चमकती हुई आंखों के साथ उसने घोरजंग की आंखों में आंखें डाली और कहा, रुक जाओ, रात यहीं बसर कर लो, तुम्हारे हक में यही बेहतर है। बहुत बर्फ पड़ चुकी है और मौसम ठीक नहीं है। मैं यही मशवरा दूंगा, इस वक्त आगे जाना दुश्वार होगा, और ये जो तुमने पैसे निकाले हैं ये अपना सदका ज़रूर दे देना। तुम्हारे माथे को देख के मैं कह रहा हूं, हाँ सदका ज़रूर दे देना। ये कहा और इस अंदाज में तेजी से वापस मुड़ गया जैसे एक खास पैगाम देने के लिए आया था कि अपना सदका दे देना और आज रात को मत जाना। फौजी था वो, कहाँ किसी की सुनने वाला था। पैसे वापस बटवे में रखे और बाहर आया तो देखा एक जानने वाला शख्स जिससे अच्छी दुआ सलाम थी, जो जीप ही चलाता था, वो एक वक्त सामने होटल पे चाय पी रहा था। उसके पास गया, दुआ सलाम की और उसने ज़बरदस्ती घोरजंग को चाय पिलाई। जब दोनों चाय पी चुके तो वो बैग और उसको देख के बोला, किधर, घर जा रहे हो? उसने कहा। घोरजंग बोला, हाँ। तो वो बोला, घोरजंग मैं तुम्हें मशवरा दूंगा, आज रुक जाओ, आज यहीं पर रात बसर कर लो, आगे काफ़ी बर्फबारी हो चुकी है,
रास्ते बंद हैं, आगे मत जाओ। उसने कहा यार मैं इसलिए तो तेरे पास आया हूं कि तू कम से कम मुझे आगे ले जाएगा, मुझे अभी जाना है, घर वाले मेरी रात तकते होंगे, तुझे पता है कितनी छुट्टियां मिलती हैं, तो मैं आज की रात अपने घर क्यों ना गुजारूं, यहां क्यों गुजारूं। उस दोस्त ने काफी समझाया, लेकिन घोड़जंग उसको मनाने में कामयाब हो गया और ये दोनों जीप के अंदर सवार हुए और जीप रवाना हो गई। रात के उस अंधेरे में उन दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरती गुजरती जीप एक ऐसी जगह पे मोड़ लेने लगी जहां पे बहुत ही दुश्वार गुजार और कच्चा रास्ता था, नीचे पत्थर ही पत्थर थे। और जैसे ही उसने मोड़ निकाली तो जीप इस तरह हचकोले खाने लगी जैसे अभी बंद हो जाएगी, अभी बंद हो जाएगी, क्योंकि अब नीचे एक किस्म की बर्फ आनी भी शुरू हो गई। और जैसे ही उस ड्राइवर ने बर्फ की तरफ देखा और बोला, घोड़जंग हालात बताते हैं कि अब आगे जाना बहुत मुश्किल होगा। वो बोला यार आधा रास्ता तो हमने तय कर लिया है, बस आधा रास्ता रह गया है, चलना। उसने कहा मैं कोशिश करता हूं। उसने फिर से जीप को चलाने की कोशिश की, लेकिन जीप थी कि चलने का नाम नहीं ले रही थी, बंद सी हो गई। एक बर्फ और रात की सर्द हवा और पहाड़ों पे पड़ी हुई बर्फ की ठंडक से जिस्म को चीरती हुई वजूद के अंदर घुसती हुई ठंडी यख हवा के झोंके वो दोनों कपकपा रहे थे कि वो बोला स्टार्ट नहीं हो रही, मैं काफी कोशिश कर चुका हूं, तू नीचे उतर और इसको धक्का लगा, इसको स्टार्ट करते हैं। यार मैंने तो तुझे पहले ही कह दिया था कि आज मत जा, लेकिन तूने मेरी सुनी नहीं, अब उतर और धक्का लगा। घोड़जंग नीचे उतरा और जीप को धक्का लगाया तो जीप जैसे कैसे स्टार्ट हो गई। और उसने कहा बस मैं अब यहीं से वापस जाऊंगा यार, तुझे मेरे साथ चलना है तो वापस चल, नहीं तो मैं अब आगे नहीं जा सकूंगा। घोड़जंग ने फैसला किया जब मैं इतना आ ही गया हूं तो अब वापस क्या जाना, पैदल ही चलना पड़ेगा। तो क्या है, मैं अपने ऊपर वाली पहाड़ की चोटी पे तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो यहां पे करीब ही मेरा घर है, क्योंकि उनके दो घर थे, एक चोटी पे था जो बर्फबारी की वजह से घर वाले नीचे शिफ्ट होना चाहते थे, बस गांव का कुछ ही फासला रह गया था। गांव क्या था, काफी फासलों पे बने हुए घर थे। तो उसने कहा अब मैं गांव के कम से कम करीब पहुंच गया हूं, मैं बजाय यहां से वापस जाऊं और सुबह जाऊं। उसको कहा ठीक है यार तू वापस जा, बर्फ ही है ना, थोड़ा सा मैं पैदल चल लूंगा और आगे मेरा घर है, मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। गाड़ी वाला वहां से रवाना हो गया। घोड़जंग ने अपने वजूद को एक दफा अच्छे खासे बेहतरीन तरीके से लपेटा कि वो सर्दी से बच चुके, क्योंकि अब उसको बर्फ में चलना था। वो एक फौजी बूट पहने हुए था लंबे वाले, और इस तरह बर्फ के अंदर से चलता हुआ तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन आगे बर्फ थी कि बढ़ती जा रही थी, ऐसी बर्फ के पांव रखता तो पांव बर्फ के अंदर धंस सा जाता। लेकिन फिर भी हिम्मत हारे बगैर वो अपने कंधे पे अपना बड़ा सा बैग लटकाए, शापर हाथ में पकड़े, खाने और फ्रूट का, आगे बढ़ता रहा। यहां तक कि चलते चलते आखिरकार उसको सामने अपना घर नजर आ गया। उसने सुख का सांस लिया कि मैंने बहुत गलत किया, वाकई सब सही कह रहे थे, मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं घर पहुंचने की खुशी में इतना अपने आप को जोखिम में डाला है। खैर वो घर के करीब जैसे ही पहुंचा उसने जेब से बैग को नीचे उतारा, चाबी निकाली और चाबी निकाल के जैसे ही चाबी को ऊपर ताले के पास लेके गया तो वो ये देख के हैरान रह गया कि ताला पहले से खुला हुआ है। ये कैसे मुमकिन है, वो एक हैरान सा हुआ। अक्सर ऐसा होता था, पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ था, कुछ नौजवान आ जाते थे ताश वगैरह खोलने के लिए, तो जो घर बंद पड़े होते थे नीचे गांव के, तो अक्सर नौजवान ताश वगैरह खेलने के लिए उन घरों के तालों को खोल के अंदर बैठ जाते थे, लेकिन वो ताले टूटे होते थे। उसने जब देखा ताला नहीं है तो क्या कोई अंदर दाखिल हो गया है, क्या किसी ने ताला तोड़ दिया है। उसने ऐसे ही नीचे निगाह मारी, जो टार्च जलाए हुए, जिस टार्च की रोशनी में वो देख रहा था कि ताला नीचे पड़ा हुआ है और ऐसा जैसे कोई खोल के अंदर गया है। तो उसके दिल में फौरन ख्याल आया, इसका मतलब है ये टूटा हुआ नहीं है, फैमिली में से ही कोई अंदर आया है। उसने अपना बैग उठाया और टार्च जलाए हुए घर के अंदर दाखिल हुआ। पहले कमरे के अंदर वो दाखिल हुआ, कमरे में कोई भी नहीं था। वो साथ वाले कमरे में गया, फिर उससे आगे, इस तरह पूरे घर के अंदर उसने चक्कर लगाया, घर में कोई भी नहीं था। अब जब वो अंदर एक
गर्म घर के अंदर दाखिल हो चुका था, जहाँ पे सर्दी की वो तेज़ हवाएं जो बर्फ़ को साथ लिए हुए वजूद के अंदर घुस रही थी, जिसका एहसास कम हो गया था। तो अब उसको ज़्यादा सर्दी लगनी शुरू हो गई थी। उसने अपना बैग शैग उतारा, जैकेट वगैरह उतारी। फ़ौरन उसने कहा, अब मैं कम अज़ कम आतिशदान में आग जला दूं, लकड़ियां डालूं और उन आग को जलाऊं। अपने वजूद को गर्म रखने का एक यही तरीका था। अभी तक तो हौसला किए हुए इसलिए चलता रहा था कि अगर हौसला हार गया तो बर्फ़ के अंदर कैसे अपने वजूद को गर्म रख सकूंगा। लेकिन अब घर के अंदर पहुंचते ही उसको अपने जिस्म को गरमाइश देनी थी। उसने लकड़ियां वगैरह उठा के आतिशदान में डाली और जैसे ही उसने माचिस उठाई और माचिस को जलाने लगा, उसी वक्त उसके कान में एक ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई बिल्कुल पास मौजूद हो। वो एकदम से चौंका और टॉर्च की रोशनी तेज़ी से उसी तरफ मोड़ी जिस तरफ से एक आवाज़ आई सी, ऐसे जैसे किसी ने सिसकी की आवाज़ ली हो, जैसे कोई रोता है और सिसकी की आवाज़ लेता है। वो हैरान सा हुआ, आग जलाना भूल गया और टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस जगह पे पड़ी जिस चारपाई पे उसने सामान वगैरह रखा था, जहां पे वो लेटना चाह रहा था, उसी के साथ ही चारपाई के ऊपर कोई बैठा था और उसकी निगाह उस तरफ नहीं गई थी। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी मारी तो ये देख के हैरान रह गया कि वहां पे एक मासूम सी, हसीनो जमील सी 18-19 साल की एक लड़की इस अंदाज में बैठी है जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और सजदे की हालत में उठ के बैठते हैं। इस अंदाज में बैठी है और वो रो रही है। वो टॉर्च हाथ में थामे उसी की तरफ मुसलसल देख रहा था और चौंक गया कि ये कब से यहां पे मौजूद है। ताला खुला हुआ था। मैं अंदर आया, पूरे घर को इसलिए देखा कि शायद फैमिली का कोई फर्द अंदर आया होगा जो ताला नीचे रख के गया है, लेकिन उसको लगा कि शायद कोई आया था और ताला लगाना भूल गया, या शायद कल वापस आना चाहता हो, क्योंकि फैमिली उसी का इंतज़ार कर रही थी कि वो वापस आए और ऊपर का जो घर है उसका सामान नीचे इस घर में शिफ्ट किया जाए। तो उसके जहन में था कि शायद कोई भाई में से कोई आया था और खोल के चला गया, या भाई के साथ दोस्त आ गया होगा, उसका खोल के चले गए होंगे, कल उन्होंने फिर वापस आना होगा, इसलिए उसको घर में कोई भी नजर नहीं आया था। लेकिन अब कोई पास बैठा था, वो चौंक सा गया। कौन हो तुम और यहां पे क्या कर रही हो? वो जो सिसकियां लेकर रो रही थी उसकी तरफ देखकर बोली, घर से भागी हूं। मेरे मां बाप मेरी जबरदस्ती शादी करना चाहते थे और मैं किसी और से प्यार करती हूं, उससे शादी करना चाहती हूं। हम दोनों बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसने मुझे कहा घर से भाग चलते हैं। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो जेवरात बनाए थे मेरी शादी के लिए, ये देखो, ये मेरे हाथ में है, वो मैंने सारे पहने, अपने सारे जेवरात उठाए और घर से भाग आई। लेकिन वो मुझे दगा दे गया। जिसने मुझे भागने के लिए कहा था, जिसने मुझसे शादी करने के लिए कहा था, जिससे मैं बेइंतहा प्यार करती हूं, जब मैं घर से भाग के वहां पहुंची तो वो नहीं था। अब मैं वापस भी नहीं जा सकती थी। मेरे माँ बाप को पता चल चुका होगा कि मैंने जेवरात उठा लिए हैं और भाग गई हूं। और जिसके इंतज़ार में, जिसकी मोहब्बत में भागी थी, उसने भी धोखा दे दिया। तो फिर मैं चलती रही, सर्दी से मेरी बुरी हालत हो गई और फिर मुझे ये घर नज़र आया जिसका ताला खुला हुआ था। मैं इस नीयत से अंदर दाखिल हो गई कि कोई मेरी मदद कर सकेगा, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। तो मैं इस घर में दबक कर बैठ गई। फिर तुम्हें आते देखा, तुमने टार्च जलाई हुई थी, तुम इधर उधर देख रहे थे। मैंने कहा तुम मेरी तरफ देख लोगे, लेकिन तुमने मेरी तरफ नहीं देखा और मैं इंतज़ार में थी कि अभी देखते हो तुम मेरी तरफ, अभी देखते हो। लेकिन मैं डरी हुई थी, तुमसे क्या कहूँगी, तुम मुझे कहीं नुकसान ना पहुंचा दो। और अभी तुमने मुझसे देख लिया है। तुम्हारा नाम क्या है? गोरजंग ने उससे पूछा। वो बोली, मेरा नाम अंगेज़ा है। अंगेज़ा। अंगेज़ा को उसने गौर से देखा। अंगेज़ा वाकई बहुत हसीन और जमील थी और उसने जेवरात पहन रखे थे हाथों में। एक गांव की मासूम सी, सादा सी लड़की थी। उसको देख के देखता ही रह गया। वो बोला, अंगेज़ा, तुमने वाकई बहुत गलत कदम उठाया है। तुम्हें घर से नहीं भागना चाहिए था। लेकिन
अब तुम कहां जाओगी? वो फिर से रो पड़ी कि यही तो सोच सोच के मेरा रोना निकल आता है कि अब मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी? एक रात यहां गुजार लूंगी, उसके बाद कहां जाऊंगी? वो बोला, परेशान मत हो, आज रात तो यहीं पर रहो, फिर सोचते हैं क्या होगा। उसने टार्च नीचे रख दी और उसको इस अंदाज में देखना शुरू हो गया कि वो भी टिकटिकी बांधे उसको देख रही थी, ऐसे जैसे उसकी आंखों में कशिश से थी। उसकी चेहरे पे मासूमियत सी थी, हसीनो जमील बला की थी और आंखों में ऐसी कशिश थी। उसकी आंखों में देखता रहा, पता नहीं उसको अपने ऊपर कंट्रोल ना रहा, अपने जज्बात को आहिस्ता आहिस्ता खो रहा था, उसको देखता जा रहा था और अपने जज्बात पे कंट्रोल ना रखते हुए उसने अपना हाथ उसके हाथ पे रख दिया। एक गरम गरम हाथ जब उसने उसके वजूद पे रखा तो उसके वजूद ने एक झुरझुरी सी ली, लेकिन वो अभी भी उसको टिकटिकी बांधे देख रही थी। रात की तन्हाई, हसीनो जमील लड़की का वजूद जो बेइंतहा खूबसूरत भी हो और आपको भी टिकटिकी बांधे देख रहा हो, और इस उम्मीद से कि कोई मुझे सहारा दे दे। वो एक शादीशुदा शख्स और एक बेटी का बाप भी था, लेकिन उस वक्त उस लड़की की आंखों में, सहर में, जादू में, उसकी इंतहा की बला की खूबसूरती में ऐसा खो गया कि अपने जज्बात पे कंट्रोल न रख सका और उसके करीब होते होते वो उससे लिपट गया। वो भी रोती हुई लड़की शायद किसी ऐसे सहारे की तलाश में थी जो उसको सहारा दे सके। जब उसने देखा एक मजबूत बाजुओं ने उसको अपने बाहों में ले लिया है, तो वो भी सहारे की तलाश में उसने अपना सर उसके सीने पे रख दिया और इस तरह उससे लिपट गई जैसे उसको किसी सहारे की तलाश हो। काफी देर वो ऐसे लिपटे रहे और उसके बाद घोर जंग पे शैतान गालिब आ गया। एक लड़की का वजूद, रात की तन्हाई और ऊपर से शैतान का गालिब आना ऐसा हुआ कि वो जज्बात में ऐसा बह गया कि उस लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुक बना बैठा। वो कैसा जज्बात में बह गया, उसको किसी चीज का होश तक ना रहा कि वो एक बीवी और एक बेटी का बाप भी है। और जब वो उस गुनाह के अमल से फारिग हुआ तो लेट सा गया, वो भी उसके साथ लेट सी गई। कब उसको नींद ने आ दबोचा, वो पहले चला हुआ था, लंबा सफर करके आया था और फिर इस तरह किसी की कुर्बत का हासिल हो जाना, वो सो गया। सुबह ही सुबह उसकी आंख खुली, वो जिस तरह जल्दी उठने का आदी था। उसने देखा वो लड़की अभी तक उसी तरह बैठी हुई है और उसकी तरफ देख रही है। उससे बोला, तुम सोई नहीं हो अंगीजा? तो वो बोली, नहीं, मैं जाग रही थी, अपने महबूब को देख रही थी। मैं वो लड़की हूं जिसको आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। और तुम जानते हो हमारी रिवायात हैं, हमारी जिंदगी में जो पहला मर्द आता है, जो हमें छू लेता है, फिर वही हमारी जिंदगी का आखिरी मर्द बन जाता है। रात तुमने मेरे वजूद को हासिल किया है, अब तुम ही मेरे महबूब हो। और मैं अपने महबूब को रात सारी देखती रही हूं। जिसने दगा दिया मैं उसको भूल गई। अब जीना मरना तुम्हारे साथ है, अब हमेशा तुम्हारे साथ ही जिंदगी गुजारूंगी। अब अंगीजा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। उसको एकदम याद आया कि रात जो गुनाह की दलदल में वो बह गया था, उसकी तो एक बेटी भी है, उसकी तो एक बच्ची भी है। वो इसको कैसे रखेगा, इसको बीवी बनाएगा, निकाह करेगा तो क्या करेगा। तो उसने सोचा चलो इसके बारे में मैं कुछ सोचता हूँ, इसको इस घर में रख लूंगा, बीवी को उधर रख लूंगा, कुछ जिस तरह का मैनेज तो करना पड़ेगा। इन्हीं ख्यालों में वो सोचता हुआ उठा, मुंह हाथ धोया उसने और बाहर वापस आके उसको बोला, उठो तुम भी मुंह हाथ धो लो। वो जिस तरह रात बैठी थी उसी तरह अभी भी वो बैठी थी। वो अपनी जगह से जैसे ही उठी तो उसी लम्हे, अब रोशनी फैल चुकी थी, उसको सब कुछ नजर आ रहा था। उसकी निगाह उसके पांव की तरफ जैसे ही गई तो वो वहीं पे खड़े खड़े थर थर कांपना शुरू हो गया। उसके दोनों पांव उल्टे थे और वो एकदम से चौंका और उससे बोला, तुम्हारे पांव उल्टे क्यों हैं? वो एकदम से एक प्यारी सी मुस्कुराहट से मुस्कुराई और बोली, अब तो अंगीजा तुम्हारी है, मरते दम तक तुम्हारी। चाहे कुछ भी हो जाए अंगीजा तुम्हें छोड़ने नहीं लगी।
मैंने तुमसे कहा ना, हमारी ज़िंदगी में जो एक दफ़ा मर्द आ जाता है वही हमेशा के लिए हमारा महबूब होता है, और तुम ही मेरे महबूब हो। तुमने मेरे पाँव देख लिए तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा मैं कौन हूं। बस एक बात याद रखना, जैसे ही रात होगी, रात को तुम मेरे साथ ही सोओगे। मुझसे अलावा अब किसी और औरत के साथ तुम नहीं सो सकते। मैं जानती हूं तुम्हारी एक बेटी भी है, तुम्हारी बीवी भी है। अगर तुमने बीवी के साथ ताल्लुक बनाया या रात को मेरा इंतजार ना किया तो याद रखना, मैं पहले तुम्हारी बेटी को मार दूंगी, और तुम्हारी बेटी को मारने के बाद तुम्हारी बीवी को मार दूंगी, फिर तुम्हारी मां को, और फिर तुम्हारे भाई को मार दूंगी। मैं सबको जानती हूं। आज रात को मेरा इंतजार करना। मैं जानती हूं तुम अब ऊपर वाले घर की तरफ जाओगे। उस घर में मेरा इंतजार करना। अब सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरे महबूब हो, अंगीजा के महबूब। ये उसने कहा और उठ के कमरे से बाहर चली गई। वो अभी तक वहीं पे खड़ा थर थर कांप रहा था। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि रात जिसके साथ उसने वक्त गुजारा है वो एक हसीनो जमील लड़की का रूप धारे हुए असल में एक चुड़ैल थी। अंगीजा चुड़ैल। ये मुझसे क्या हो गया? या खुदाया, ये मुझसे क्या हो गया? ये मैंने कैसा गुनाह कर लिया? एक चुड़ैल के साथ जिस्मानी ताल्लुक बना लिया। वो तो मेरा पीछा नहीं छोड़ने लगी, वो तो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं तो एक बेटी का बाप भी हूं, शौहर भी हूं। वो थर थर काफी देर कांपता रहा। जब एहसास हो चुका वो जा चुकी है तो उसने जैसे कैसे वहां से मैं एक चीज भूल गया इसमें कि रात जब उसने पहली दफा उस लड़की को देखा था तो उसने उसको खाने की ऑफर दी थी, क्योंकि वो खाना लेके आया था। जब वो आग जलाने लगा था तो उस वक्त उस लड़की की आवाज़ आ गई थी और उसने उसको खाने की ऑफर दी थी। तो उसने कहा था मैं ये गोश्त वगैरह नहीं खाऊंगी, फल खा लूंगी। तो उसको फल उसने दिए थे। उसने फल खा के छिलके वहीं पे फेंक दिए थे और बाकी खाना उसने खाया था। अपना बैग सारा सामान वहां पे छोड़े वो घर से बाहर निकला और तेजी से चलता हुआ अपने ऊपर वाले घर की तरफ जाना शुरू हो गया जो पहाड़ की चोटी पे था। इस तरफ से रास्ता बहुत ही दुश्वार गुजार था। बर्फ 3-3 फुट तक जमी हुई थी। वो पांव रखता तो पांव 3 फुट नीचे बर्फ में चला जाता। नर्म सी बर्फ होती है और इसी तरह बर्फ के ऊपर वो पांव रखता हुआ मुश्किलों से चलता चलता वो नहीं जानता कैसे वो ऊपर अपने घर तक पहुंचा। जब वो घर तक पहुंचा, दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, दिन का टाइम था। मां ने जैसे ही बेटे को देखा तो मां की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि मां जानती ही नहीं थी कि बेटा आने लगा है। चिट्ठी घर में मिली नहीं थी, लेकिन बेटे की जैसे हालत थी मां का दिल कांप के रह गया कि बेटा किसी अच्छी हालत में नहीं है। एकदम से उठी और भागती हुई आई, बेटे के आके गले तो लग गई। जहां पे खुशी थी बेटे के आने की, जो 6 महीने बाद आया था, वहीं पे उसका मुरझाया हुआ चेहरा देख के वो समझ गई थी कोई परेशानी है। क्या हुआ है मेरे लाल, क्या हुआ है? बेटे का वजूद तप रहा था, उसको बुखार था। मां ने माथे पे हाथ लगाया तो बोली तेरी तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी से उसको सहारा लेके कमरे तक लेकर गई और उसको लिटा दिया। उसकी बीवी और उसकी बच्ची अपने माँ बाप के उसी घर में ही, ऊपर पहाड़ियों पे ही उनके माँ बाप का घर था, क्योंकि उनको तो अभी तक यही पता था कि पता नहीं कब आना है। उसने चिट्ठी मिली नहीं थी। वो अपने माँ बाप के घर गए हुए थे। उसने जल्दी से बेटे को लिटाया और भागी कि अपने दूसरे बेटे को आवाज़ दूं कि जल्दी से आओ, घोरजंग ठीक नहीं है। भाग के दूसरे बेटे को लेके आई। उसने भी आके भाई की हालत देखी तो भाई की हालत ऐसी थी कि थर थर कांप रहा था। वो समझे शायद बुखार की वजह से कांप रहा है। वो नहीं जानते थे उसके वजूद का जो कांपना है वो खौफ की वजह भी शामिल थी। जहां सर्दी थी एक वजह, वहीं पे खौफ भी शामिल था। उन्होंने जो भी माँ ने उसके लिए सूप बनाया, खाना पीना जो भी उसको दे रहे थे, लेकिन उसकी हालत थी कि संभल नहीं रही थी। वहीं जो जड़ी बूटियों का कहवा बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, वो उसको पेश की गई, लेकिन वो बोल रहा था, कमज़ोर सा लग रहा था, अजीब सी हालत में था। सारा दिन उसकी देखभाल करते हुए, उसका बुखार उतारते हुए गुजर गई और फिर से रात आ गई। माँ भाई अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। वो जिस कमरे में लेटा था, बीवी बच्चों के साथ उसी कमरे में हमेशा सोता था। आज बीवी तो थी नहीं, बेटी भी गई हुई थी। उसने दरवाज़ा माँ ने बाहर से बंद किया
और वो बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही उसकी आंख लगी तो किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको झंझोड़ दिया, और जैसे ही उसके कंधे पे हाथ रख के उसको झंझोड़ा गया, उसने आंखें खोली तो देखा सामने वही अंगीज़ा खड़ी है, उसी खूबसूरत हसीन और जमील रूप के अंदर। और वो बोली, मेरे महबूब, रात मेरी है, मैंने कहा था ना मैं आऊँगी, मैं आ गई हूँ। और वो उसको देखती कि वो कितना डरा हुआ है, कितना बुखार में है, उसकी कैसी हालत है, उसने कुछ भी नहीं देखा। वो आई और उसके साथ लिपट गई, इस अंदाज में उसके साथ ताल्लुक़ कायम किया जैसे बीवी से वो ताल्लुक़ कायम करता था। और फिर से जो रात पहली गुनाह हुआ था, वो अंगीज़ा चुड़ैल उससे वही गुनाह करने लगी। और जब फारिग हुई उससे बोली, सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी और हर रात अब मैं तेरे पास आऊंगी, तू सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मेरा महबूब, मुझे तुझसे प्यार हो गया है। सुबह वो चली गई। जो चुड़ैल से पहले ही डरा हुआ था, रात को फिर आई थी और फिर से चली तो गई, लेकिन उसकी हालत सुबह और ही ज्यादा खराब थी। वहां के जो छोटे मोटे हकीम तो प्रॉपर नहीं थे, छोटे मोटे हकीम को भी बुलाया गया, दिखाया गया, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही थी। आज दूसरा दिन था तो उसकी तबीयत थोड़ी सी संभलती लेकिन अजीब सी हो जाती। अब किसी को समझ ही ना आए क्या हो रहा है। वहीं पे उसके दोस्त, एक फर्जी नाम यहाँ पे उन्होंने कहा था फर्जी नाम रख लीजिएगा, शादाब रख लेता हूँ। शादाब को पता लगा, नहीं उन्होंने एक नाम भेजा हुआ है, शारिब जी, शारिब को पता लगा तो उसका दोस्त शारिब भी उससे मिलने के लिए आ गया। लेकिन उसकी हालत देख के परेशान हो गया। शारिब ने देखा कि ये कैसी इसकी हालत हुई हुई है, क्या हुआ है तुझे। माँ ने बताया इसको बुखार है, भाई ने बताया कि यार पता नहीं बुखार है और कांप रहा है, बोलता नहीं है, बड़ी कम हाँ ना में जवाब देता है, पता नहीं इसको हुआ क्या है। शारिब और उसका भाई काफ़ी कोशिश करते रहे और जब मामला संभल ना पाया तो मौलवी साहब को बुला कर ले आए। मौलवी साहब ने खड़े होकर दम किया तो उसकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो गई, लेकिन मौलवी साहब जैसे ही गए उसकी तबीयत फिर से बिगड़ना शुरू हो गई। मौलवी साहब उनको जाते हुए बता गए थे, इसके ऊपर दम करो। उसका दोस्त शारिब और उसका भाई उसके ऊपर पड़ के दम करते रहे। उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई। शारिब बोला, अब तू बेहतर है, मुझे बता क्या हुआ है, सब खैरियत है, तू बहुत परेशान नजर आ रहा है। वो बोला, खैरियत नहीं है। क्या हुआ है बता मुझे। उसने भाई की तरफ देखा जैसे कह रहा हो कि इसके सामने नहीं बता सकता। तो शारिब ने भाई से इशारा किया कि तुम जरा बाहर जाओ। भाई उठ के बाहर चला गया। तो वो बोला, मैं जब इस घर आ रहा था यही सोच रहा था किसी को क्या बताऊंगा और कुछ समझ नहीं आई, तो तुझे बताने लगा हूं मेरे साथ क्या हुआ है। और उसने सारी बात जो उसके साथ हुई थी वो सारा वाकया अपने दोस्त शारिब को बता दिया। शारिब ने जैसे ही सारा वाकया सुना वो परेशान हो गया कि तो बहुत बुरा हुआ, वो तो चुड़ैल है और तेरा चुड़ैल के साथ जिस्मानी ताल्लुक बना है और वो तो तुझे छोड़ने नहीं लगी। यार ये तो वाकई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है, ये तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो कुछ देर बैठा रहा और उसके बाद उठ के जब बाहर गया तो भाई ने पूछा क्या बताया है उसने। तो उसके भाई से बोला, घोरजंग ने मुझे बता दिया है और मेरे ख्याल में मुझे तुम्हें भी बता देना चाहिए। शारिब ने उसके भाई को, घोरजंग के भाई को सारी बात बता दी। वो सुन के भी परेशान हो गया कि ठीक है भाई से ये गलती हुई है, लेकिन भाई की जो हालत हुई है ये तो मौत की तरफ जा रहा है, हमें इसको बचाना होगा, हमें कुछ करना होगा। तो शारिब बोला, देखो मैं तुम्हें मशवरा दूं, हमें वालदा से भी नहीं छुपाना चाहिए। वो बुजुर्ग हैं, वो बड़ी हैं, वो बेहतर मशवरा दे सकती हैं, हम इसको कब तक छुपाएंगे, आखिर तो ये बात निकलेगी। बेहतर है अम्मी को बता देते हैं, वालदा को बता देते हैं। तो इतनी देर में वालदा भी बाहर आई और बोली, क्या पता लगा मेरे बेटे की तबीयत क्यों नहीं संभल रही, क्या मसला है। तो घोरजंग के भाई ने कहा, अम्मा बहुत गड़बड़ हो गई। वो बोली, क्या हुआ है। घोरजंग के भाई ने सारी बात मां को बता दी कि ये हुआ है। मां एकदम से परेशान हो गई, वह चुड़ैल फिर वापस आ गई है। नहीं, वो तो चली गई थी। ओ खुदाया, वो कैसे वापस आ गई और आते ही उसने मेरे बेटे को पकड़ लिया। वो तो बहुत ताकतवर भयानक चुड़ैल है। ओ मेरे खुदाया, मैं क्या करूं, वो वापस आ गई है।
तो बेटा बोला, अम्मा आप जानती हो उस चुड़ैल के बारे में? वो बोली, हाँ मैं जानती हूं। वो जो 7 वाला गांव है, उस गांव के अंदर बाबा नुफैल रहते हैं। बाबा नुफैल ने उस चुड़ैल को निकाला था, बड़ी मुश्किलों से निकाला था। उसको जान से नहीं मारा था, उसको जाने दिया था, लेकिन उसने कहा था मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। लगता है ये वही चुड़ैल वापस आ गई है। अंगीजा नाम बताया है ना उसने? ने कहा हाँ अंगीजा। उसने कहा ये वही चुड़ैल है, अब क्या होगा? उन्होंने कहा कल सुबह ही उठते ही हमें 7 वाले गांव जाना होगा, बाबा नुफैल के पास, वही इसका कुछ हल कर सकते हैं। वो जब रात आई, वो अपने कमरे में सोया हुआ था, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी कि जानता था वो चुड़ैल फिर आएगी। आज जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुई तो आई तो उसी रूप में जो पहले अपना रूप धार के आती थी, अंगीजा का रूप। लेकिन जैसे ही उसके सामने आई तो एकदम से गुस्से से धाड़ी कि तूने मेरे राज को बता दिया, मैंने तुझे मना किया था मेरा राज किसी को ना बताई, तूने बता दिया ना, फिर देख मेरा असली रूप भी देख। उसी वक्त उसका रूप तब्दील हुआ, वो एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसका नाक लंबा होके लटकना शुरू हो गया, इतना लंबा के नीचे लटक रहा। उसके बड़े बड़े दांत निकल आए। उसकी आंखें बिल्कुल छोटी सी गोल, जैसे बटन होते हैं, बटन की तरह छोटी सी आंखें हो गई, कान बड़े बड़े, और चेहरा अजीबो गरीब भयानक सा हो गया। आंखें वो छोटी छोटी बटन की तरह सी लाल सुर्ख आंखें, और उसके बाल अजीबो गरीब से हो गए। उसके चेहरे पे काले स्याह बाल ही बाल थे और उसके पांव उल्टे थे। अब उसके वजूद पे कोई भी लिबास नहीं था, वो बगैर लिबास के थी। बालों से भरा हुआ लिबास और नाक बहुत ज्यादा लटकता हुआ, लंबे लंबे दांत और अजीबो गरीब बुरा सा खौफनाक सा चेहरा, छोटे से बटन की तरह लाल सुर्ख आंखें। वो बहुत भयानक सी चुड़ैल थी। लेकिन एक चीज जब उसने देखी उसकी, तो वो दहल सा गया। उसके बाजू लंबे नहीं थे, जो हाथ का दरमियाना हिस्सा होता है, कोहनी कह लीजिए, कोहनी तक उसके बाजू थे, और कोहनी से लेके हाथ तक जो एरिया होता है, इतने बड़े बड़े उसके हाथ थे। यानी कोहनी पे उसका हाथ, बाजू खत्म हो जाता और कोहनी से ही उसका हाथ शुरू होता, और तकरीबन ये कोई 1.5 फुट या 2 फुट का हाथ बनता है। उसके 2 फुट के लंबे हाथ थे, और उसके ऊपर इंतहाई बड़े बड़े 4 5 5 इंच के बड़े बड़े नाखून थे, नोक वाले नाखून। वो बहुत ही एक भयानक बालों से भरी हुई चुड़ैल थी। और फिर से वो उसके करीब आई और बोली, तू मुझसे नहीं बच सकता, मैं तुझसे रोज मिलने आऊंगी। और फिर से उस चुड़ैल ने उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाया। वो घुटी घुटी चीखों में चीखता रहा, मना करता रहा, लेकिन वो चुड़ैल उसके साथ गुनाह करती रही। और सुबह होने से पहले उसको कह के कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं बहुत ताकतवर हूं, चाहे कोई कुछ भी कर ले, मैं अपने महबूब को मिल के रहूंगी। मैंने कहा था ना तू मेरा महबूब है, मैं मर भी जाऊं तेरी जान नहीं छोड़ूंगी, ये उसने कहा, और कहका लगाती हुई वहां से चली गई। जब सुबह उसकी मां उठी, उसने अपने बेटे को उठाया, और उधर से उसका दोस्त शारब भी आ गया। घोरजंग वहीं घर पे रहा। उसकी मां, उसका भाई और शारब दोस्त पैदल चलते हुए लंबा फासला तय करके बाबा नुफैल के पास पहुंच गए। बाबा नुफैल के जब पास पहुंचे, वो काफी बुजुर्ग हो गए थे, और मां ने उनको रास्ते में ही बता दिया था कि उस वक्त वो फिर भी कुछ बेहतर सेहत थी उनकी, 50-60 की उम्र के थे या 40-50 के, अब तो बूढ़े हो गए होंगे। और जब वहां पे पहुंचे तो वो कोई 80 साल के बूढ़े हो चुके थे। और लोग भी उनके पास बैठे हुए थे। जब वो फारिग हुए तो बोले घोरजंग की मां से, बताओ कैसे आना हुआ? तो उसने बताया, बाबा जी वो चुड़ैल अंगीजा वापस आ गई है। बाबा जी एकदम से चौंके और बोले, ये क्या कह रही हो? उसने कहा, और पूरी कहानी सुना दी, कैसे मेरे बेटे के साथ मिली और कैसे उसको अपने जाल में फंसाया, और अब वो मेरे बेटे के साथ जुड़ी है, और मेरे बेटे के साथ वो इसी घर में भी आ रही है। वो कुछ देर पढ़ते रहे, सोचते रहे, और उसके बाद बोला, बाबा नुफैल बोले, उस चुड़ैल ने अपना वादा तोड़ दिया। उसने तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा वादा किया था कि वो कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन उस जालिम ने अपना वादा तोड़ दिया। वो बहुत खौफनाक है, वो बहुत खौफनाक है। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं,
अब शायद वो इसलिए वापस आई है, वो तो जवान होगी, मैं तो इंसान हूँ, वक्त के साथ साथ बूढ़ा हो गया हूँ। वो तो चुड़ैल है, वो आज भी जवान होगी, अब फिर मुझसे लड़ना चाह रही है क्योंकि बूढ़ा जो हो गया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जो लिखा होता है वो तो हो के रहता है। मेरा एक शागिर्द है जिसका नाम है याकूत, मैं आज ही उसको पैगाम भिजवा देता हूँ। याकूत जितनी जल्दी हो सके वो आ जाएगा। वो बहुत ताकतवर हो चुका है, मैंने अपना सब कुछ उसी को सिखाया है। वो मेरा बहुत ही चहीता शागिर्द है जो बहुत कुछ ताकत रखता है, उसने बहुत कुछ सीख लिया है। कहाँ है तुम्हारा वो बेटा? उन्होंने कहा बाबा जी वो हमारे घर में है और वो कमरे में है। वो बोले ठीक है, आज तो नहीं, कल, एक लंबा सफर है, मैं बुजुर्ग हूं, लेकिन कल मैं जैसे कैसे कुछ पैदल चलूंगा और कुछ लोग पालकी में मुझे बिठाकर ले आएंगे। कई सालों से मैं अपने घर से नहीं निकला, लेकिन शायद उस अंगीज़ा की वजह से मुझे ये फासला तय करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे लिए आई है। और वो आई इसीलिए है, जानती है कि उसका मुकाबला मुझसे है। आप लोग जाइए, कल मैं आ जाऊंगा। वो लोग वापस तो आ गए, लेकिन उसी रात अंगीज़ा भयानक रूप के साथ घोर जंग के सामने आई और बोली, उस नुफैल से मदद लेने गई है तेरी माँ। क्या वो नुफैल अब मुझसे मुकाबला करेगा जो बुढ़ा हो चुका है? वो तो मेरी एक चुटकी की मार है, वो बुढ़ा मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुझसे मिलने आई हूं और मिलती रहूंगी। उस बुढ़े की क्या मजाल के मुझे रोक सके? मेरी ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और फिर से कह के लगाती हुई इस तरह नोचना शुरू कर दिया उसने। उस घोरजंग को जो बिस्तर पर लेटा था उसको दांतों से इस तरह काटती रही, झंझोड़ती रही और उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाती रही, उसको जख्मी करती रही और उसको झंझोड़ कर रख दिया। और जब जाने लगी तो बोली, दिखा देना उस नुफैल को कि मैंने किया है ये, तैयार हो जाए अपनी मौत के लिए। अब उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है, उसको कोई मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। और कह के लगाती हुई वहां से चली गई। अगली सुबह बाबा नुफैल उस घर में पहुंच गया। दिन के टाइम तक जब वो घर में दाखिल हुआ तो घर में दाखिल होते ही कहा कि इस घर में उसकी बदबू को मैं सूंघ सकता हूं, वो इस घर में मुसलसल आ रही है। वो पढ़ाई करते करते उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचे जहां से शदीद बदबू आ रही थी। तो कहा, यह किसका कमरा है? कहा, यह मेरे बेटे का कमरा, उसी का जिसके साथ वो अंगेज़ा जुड़ी है। उसने कहा, तभी इस कमरे से उसके नापाक वजूद की बदबू आ रही है। वो पढ़ते हुए कमरे के अंदर गए और कहा, वो आ रही है, इस कमरे में हर रात को आ रही है। और जब घोर जंग पे निगाह पड़ी तो उसके वजूद पे उसके दांतों के निशान थे, उसके वजूद पे जगह जगह पे उसको झंझोड़ के गई थी। वो कुछ बताने के लिए इसने मुंह खोला तो वो बाबा नुफैल खुद से बोल पड़ा, मैं जानता हूं बेटा, वो तुझे तकलीफ दे के गई है और तुझे पैगाम देकर गई होगी। तो घोरजंग ने सर हिलाया कि हाँ, उसने मुझे ये झंझोड़ा इसलिए है कि दिखा देना बाबा नुफैल को। तो वो धमकियां देकर गई है कि बाबा नुफैल की मौत मेरे हाथ से होगी। बाबा नुफैल बोले, बूढ़ा हो गया हूं ना मैं, वो ताकतवर हो गई है, इसलिए अपनी ताकत के नशे में अब लड़ने के लिए आई है। मुकाबला तो होके रहेगा, या तो मैं रहूंगा या वो रहेगी। वो असल में चाहती है मुझे मार के दहशत फैला सके और जो शैतानी ताकतें हैं उनको बता सके कि वो बाबा नुफैल से जीत गई है। लेकिन बाबा नुफैल उसको जीतने नहीं देगा, होगा वही जो अल्लाह की रजा होगी। बाबा नुफैल उस कमरे में बैठ के पढ़ते रहे। उन्हें 4 कीलें मंगवाई। 4 कीलें मंगवा के उन्होंने उस कमरे के चारों कोने के अंदर 4 कीलें लगा दी। एक डोरी मंगवाई काली, उस डोरी के ऊपर पढ़ते रहे और उन कीलों के ऊपर उस डोरी को बांध दिया। जैसे एक रिंग बनाया जाता है रेसलिंग का, ऐसे ही डोरी को 4 कीलों के साथ जोड़ के एक रिंग सा बना दिया। उस कमरे को कहा, मैंने गाड़ दिया है कीलों से और उसके ऊपर डोरी बांध दी है। इस कमरे की दीवार से, इस कमरे की छत से, इस कमरे की ज़मीन से वो अब अंदर दाखिल नहीं हो सकती। अब मुझे इस घर को भी पढ़ाई करनी है। वो जाकर सहन में बैठ गए, काफ़ी देर पढ़ते रहे।
और उसके बाद बोले वो बहुत ताकतवर हो गई है। मैंने जितना उसकी ताकत के बारे में सोचा था, अब उस कमरे से निकल के बाहर बैठ के जब मैंने पढ़ाई की तो अंदाजा हुआ है वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है, शदीद ताकतवर। लेकिन मेरा शागिर्द उसको रोकेगा, याकूत उसको जरूर रोकेगा। उन्होंने तावीज दिया कि यह तावीज पानी में घोल के घोरजंग को पिलाना है, घर के बाकी लोग भी इस तावीज को पहन लें, पी लें पानी में घोल के, अल्लाह खैर करेगा। बाबा नुफैल तो चला गया और उसी शाम उसकी बीवी और बच्ची भी आ गई। उनको कहा गया कि अभी कमरे में कोई भी नहीं जा सकता, आप भी नहीं जाएंगी, क्योंकि वो चुड़ैल कह के गई थी कि अगर तूने जिस बीवी से ताल्लुक बनाया या बीवी तेरे करीब भी आई, मैं तेरी बेटी को मार दूंगी। इसलिए उसकी बीवी को भी सारी सूरत हाल बता दी गई और कहा कमरे से अभी फिलहाल दूर रहें जब तक इस चुड़ैल से जान नहीं छूट जाती। जैसे ही शाम का अंधेरा फैलने लगा और रात के 8 बजे का टाइम हुआ तो उसकी बेटी जोर जोर से रोना शुरू हो गई, ऐसी जैसे किसी शदीद तकलीफ में आ गई हो और जोर जोर से रोना शुरू हो गई हो। फौरी तौर पे घोरजंग की माँ ने तावीज़ निकाले जो मुख्तलिफ रखे हुए थे, उसमें से एक तावीज़ खोला और उसकी बेटी को जैसे ही पानी पिलाया वो सुकून में आ गई। लेकिन उसी लम्हे ऐसा लगा कि उनके घर के इर्द गिर्द जैसे कोई चल रहा हो, घर के अंदर जलजला आ रहा था, जो उनकी छतें थीं वो हिलना शुरू हो गईं। वो डर सी गईं और समझ गईं कि अब वो शायद यहीं कहीं पे है। वो लोग अपने अपने बिस्तर में तो चले गए, लेकिन नींद किसी को भी नहीं आ रही थी, क्योंकि घर की छत के ऊपर मुसलसल कोई चल रहा था। दौड़ने की, चलने की आवाजें आ रही थी और ऐसी आवाज आती जैसे कोई एक जानवर की आवाज हो। और थोड़ी देर के बाद एक चीख सुनाई दी जो सहन में से थी। शायद वो सहन में कूदी थी और सहन में उसने उतरने की कोशिश की थी, लेकिन उस बाबा जी ने पढ़ा था या क्या किया था कि वो एकदम से चीख मार के दीवार पे चढ़ी और भाग गई। उसी वक्त घर के अंदर पत्थरों की बारिश होनी शुरू हो गई। बाहर से बड़े बड़े पत्थर घर के अंदर आकर गिर रहे थे, लेकिन शुक्र है वो लोग अपने कमरे में लेटे थे, कमरे में कोई पत्थर नहीं आ पा रहा था। सहन के अंदर पत्थर गिरते रहे। कभी किसी के चीखने की आवाज आती, एक ऐसी जोरदार चीख की आवाज आती कि वो लोग अपने कानों पे हाथ रख देते। वो चुड़ैल इतने जोर से चीख रही थी कि कानों के पर्दों को फाड़ देती, क्योंकि घर बहुत दूर दूर थे और किसी को आवाज नहीं जा रही थी। इस घर पे कयामत आई हुई थी। वो चुड़ैल कभी सहन के चक्कर लगाती, कभी छत पे चढ़ी जाती, कभी उनकी दीवारों पे चढ़ जाती और जोर से चीखती जैसे वो कह रही हो कि किसने मेरा इस कमरे में जाना बंद किया है। और फिर से उसने छलांग मारी सहन के अंदर। सहन के अंदर उसके वजूद को तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन शायद वो ताकतवर हो गई थी, इसलिए सहन के अंदर तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए फिर भी रुक सी गई। पहले जल्दी से बाहर निकल गई थी, इस दफा तकलीफ बर्दाश्त करती रही, सहन में फिरती रही। और थोड़ी देर के बाद जैसे ही दरवाजे के करीब गई तो उसके मुंह से ऐसी जोरदार चीख निकली जैसे उसके वजूद को आग लग गई हो। चीखती हुई बाहर भागी और दीवार चढ़ी और नीचे उतर गई और फिर से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। वो रात सबने डरते हुए गुजारी कि सुबह हो गई। सब कुछ ठीक था सिवाय उन पत्थरों के जो घर के सहन में पड़े थे, जिन्होंने उठा उठा के बाहर फेंके। शाम का टाइम होने वाला था कि सब परेशान थे कि फिर से रात आने वाली है, पता नहीं बाबा याकूत का शागिर्द कब आएगा। 2 घंटे बाद शाम हो जाएगी और क्या बनेगा। तो उसी वक्त हांडी चढ़ी हुई थी। घोरजंग की मां घोरजंग की बीवी से बोली, मैं जरा अंदर बेटे को देखने जा रही हूं, जरा हांडी को देख, कहीं हांडी जल ना जाए, मैं बेटे को देख के आऊं। तो घोरजंग की बीवी बोली, हाँ हांडियां मैं पकाऊं, ऐसे काम सारे मैं पकाऊं और तेरा बेटा मुंह काला करता फिरे, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी का क्या से क्या कर दिया, देखो वो कैसे मुंह काला फिर कर रहा है, वो भी किसी चुड़ैल के साथ। औरत क्या देखी, बस राल टपकना शुरू हो गई। एकदम से सांस मुड़ी और बोली, क्या ओल फोल बक रही है, शर्म कर, वो तेरा शौहर है। उसने कहा, हाँ तो उसने क्यों ऐसा गलत किया है। तो उसने कहा, वो इंसान है, फरिश्ता नहीं है, उससे गुनाह हुआ है, उसका खुमियाजा भी तो भुगत चुका है। उसकी हालत भी तो देख, 2-3 दिनों में उसकी क्या हालत हो गई है, आधा जिस्म रह गया है उसका। और उसी वक्त जैसे सास गुस्से में आ गई और कहा, हट आगे से,
मैं ठीक करती हूँ, हांडी को देख लेती हूँ, बड़ी आई तू। और उसी वक्त दरवाज़ा बाथरूम का खुला और उसके अंदर से घोड़जंग की बीवी निकली और सास एकदम से चौंक पड़ी कि बीवी तो उधर से निकल रही है, तो देखा ये कौन है। तो उसी वक्त वो मुस्कुराई और उसके बाल एकदम से हवा में लहराना शुरू हो गए और उसका चेहरा वही भयानक बन गया। उसने घोड़जंग की बीवी का रूप धारा हुआ था और एकदम से उसका नाक लंबा हो गया, आंखें छोटी हो गई, चेहरा भयानक हो गया और हाथ उसी तरह 2-2 फुट के लंबे हो गए, नाखून बढ़ गए, पूरे वजूद पे बाल आ गए और वो हंसना शुरू हो गई। सास एकदम से डर गई, समझ गई कि ये तो वही थी जिसने रूप धार रखा था। वो जल्दी से भागी और वो जो बाबा पानी पढ़ के दे गए थे वो पानी उठा के लाई और जैसे ही उस चुड़ैल ने पानी को देखा एकदम से छलांग मारी, दीवार पे चढ़ी और दूसरी तरफ से कूद गई। वो सारे थर थर कांप रहे थे, ये तो आज दिन की रोशनी में घर के अंदर दाखिल हो गई है। घोड़जंग की बीवी जो बाथरूम से निकली थी कि वो भी एकदम से डर सी गई, उसने भी उस चुड़ैल को देख लिया था, वो भी थर थर कांप रही थी। वो दोनों कमरे में जाके बैठ गई परेशानी की हालत में कि क्या करें, कि उसी वक्त बाहर दरवाज़ा खटखटाया गया। सास डरते डरते बाहर गई और पूछा कौन। उसने कहा याकूत, बाबा नौफल का शागिर्द। उन्हें दरवाज़ा खोल दिया तो बाहर एक नौजवान खड़ा था जिसकी उम्र 30-35 साल के लगभग थी। वो बोला क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? घोड़जंग की माँ ने कहा हाँ हाँ अंदर आइए। वो अंदर आया, उसने आके कहा खुशबू सूंघ सकता हूँ उस बदजात की, इसका मतलब है कुछ देर पहले भी वो बदजात क्या यहाँ पे आई है? वो बोली हाँ, हम इसलिए डरे हुए हैं, इसलिए खौफजदा हैं, वो कुछ देर पहले ही वो बदजात यहाँ पे थी और अपने भयानक रूप में थी। पहले उसने मेरी बहू का रूप धारा और ऊल फूल बकने लगी और उसके बाद फिर उसने अपने असली रूप को धार लिया। वो बोला ठीक है, देर नहीं करनी चाहिए। वो अगर बाबा नौफल के पढ़ने के बावजूद इस सहन तक खड़ी थी और इस सहन में भी पहुंच गई है तो इसका मतलब है फिर वो तोड़ने की कोशिश कर रही है उस हिसार को जो बाबा लगा के गए हैं। कमरे में तो वो कील गाड़ गए हैं, कमरे में तो दाखिल नहीं हो सकी जैसे आप बता रही हैं, लेकिन सहन में दाखिल हो गई है। तो अब मुझे देर नहीं करनी। कहाँ है उसका वो घर जहाँ पहली दफ़ा वो उससे मिला था? उन्होंने बताया वो नीचे वहाँ पे है। उसने कहा ठीक है, आज रात मैं यहीं गुजारूंगा, सुबह होते ही मैं वहीं उसी घर में चला जाऊंगा और बाकी काम उसी घर में होगा। वो रात खाना वगैरह खा के उसी सहन के अंदर बैठ के याकूत पढ़ाई करता रहा और जैसे ही सुबह हुई वो बोला मुझे वो फौरी तौर पे उस घर में पहुंचा दो और मेरे लिए खाने का भी बंदोबस्त करो। घोड़जंग की माँ ने खाना वगैरह बना के कटरी सी बना के अपने बेटे के साथ रवाना कर दिया। शारब दोस्त और बेटा उसको छोड़ने के लिए उस घर के अंदर पहुंचे। घर उसको खोल कर दिया गया और वो ये देखकर हैरान रह गए कि अभी तक उसका बैग, उसकी सारी चीज़ें वहीं पे पड़ी थी। उन्होंने कहा कल भी इसी जगह पे मेरे लिए कुछ सामान का बंदोबस्त करके लाना, मट्टी का तेल लेके आना, कल का मेरा खाना लेके आना और आग जलाने के लिए 2-3 माचिसें और इस तरह का सामान उसने मंगवा लिया। कल लेके आना और कल तुम लोग अपने भाई को भी साथ ले आना। मैं आज रात पहले इस घर को पढ़ लूँ। वो रात याकूत वहाँ क्या पढ़ता रहा कोई नहीं जानता। अगली ही सुबह उन्होंने खाना वगैरह पैक किया और अपने भाई को सहारा दे के खड़ा किया कि भाई आपको उसी घर में चलना होगा। वो अपने भाई को जैसे कैसे लेके उसी घर तक पहुंच तो गए। उसकी हालत अभी तक ठीक नहीं थी और जैसे उसको लेके गए अभी तक शाम नहीं हुई थी। उसने कहा इसको लेकर अंदर आ जाओ। उसको लेकर गए। उसने कहा किस जगह पे तुम लोग बैठे थे, किस जगह पे तुम्हारा मिलाप हुआ था? उसने एक चारपाई की तरफ इशारा किया, इस जगह पे। अभी तक वहीं पे वो छिलके भी पड़े हुए थे जो उसने फल खाए थे। उसने कहा ये फल उसी ने खाए हैं? उसने कहा हाँ। उसने कहा तुम यहाँ पे बैठ जाओ। बाहर निकला और उन दोनों से बोला आज या तो मैं और तुम्हारा भाई मर जाएंगे या आज वो चुड़ैल मरेगी। दोनों में से किसी को मरना होगा, या उस चुड़ैल को या हम दोनों को। लेकिन तुम लोग इस घर से 200 फुट दूर रहोगे, 200 गज दूर रहोगे, करीब नहीं आओगे। फिलहाल जल्दी से मेरा हेल्प करो और आज रात वो जरूर आएगी इस घर में। उसने एक जगह पे मट्टी खुदवाई और उस मट्टी के ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मट्टी लाल सुर्ख हो गई। उसने वो लाल सुर्ख मट्टी उठाई और उस घर के इर्द गिर्द
चारों तरफ इस तरह डाल दी जैसे उस घर का दायरा कड़ा लगा रहा हो। सिर्फ घर का जो दरवाज़ा था दाखिल होने वाला, उसके आगे मट्टी नहीं डाली, बल्कि चारों तरफ मट्टी डाल दी। बाकी जो उसने सामान मंगवाया था उसने कहा वो अंदर कमरे में रख दो। वो सामान, एक डंडा जिसके आगे एक कपड़े को बांधा गया, उस कपड़े को शम्मा बनाने के लिए उसको मट्टी के तेल के अंदर भगो दिया गया। एक मट्टी के तेल का कनस्तर भी कमरे में रख दिया गया, और वो कपड़ा वो एक डंडा जिसके ऊपर कपड़ा बंधा हुआ था मोटा सा, और वो तेल में भीगा हुआ एक साइड पे रख दिया गया। और उन दोनों से कहा अब तुम लोग सुबह आओगे और दुआ करना, होगा वही जो मेरा रब चाहेगा। वो दोनों परेशान से कि सर्दी भी है बाहर और अंदर एक जिंदगी मौत का खेल चल रहा होगा, दुआएं करते हुए साइड पर चले गए। अंदर वो घोरजंग के पास पहुंचा और उसे बोला, घोरजंग, इस कमरे में छुरी भी है, इस कमरे में आग लगाने का सामान भी है, तुम्हें मैं समझा देता हूं तुम्हें क्या करना है। वो तुम्हारे पास ही आएगी, और जैसे ही तुम्हारे पास आएगी उसी वक्त मैं उसके सामने आ जाऊंगा। उसका और मेरा मुकाबला होगा, एक खौफनाक मुकाबला, जिंदगी और मौत की जंग। या वो अपने जादू से मुझे मारने की कोशिश करेगी, अल्लाह के कलाम से मैं उसको मारने की कोशिश करूंगा। तुम्हें जैसा समझाया गया है तुमने वैसा करना है, डरना नहीं है, मैं साथ वाले कमरे में ही हूंगा। और फिर वो साथ वाले कमरे में चला गया। घोरजंग उसी जगह पे मौजूद था जहां पहली दफा वो उससे मिला था। दरवाजे को बंद कर दिया गया। जैसे ही रात का गुप अंधेरा हर तरफ फैल गया तो वो दोनों, शारब और उसका भाई, एक दरख्त के नीचे कंबल लपेटे हुए दबक कर बैठे थे। वो देख नहीं सकते थे कि घर पे कौन आया कौन गया। उन्हें रात वहीं गुजारनी थी, और उस घर का दरवाजा ठा की आवाज के साथ खुल गया, जैसे किसी ने लात मार के दरवाजे को खोला हो। इतने जोर से दरवाजा खुल गया और वो अपनी असली रूप में चलती हुई, वही चुड़ैल के रूप में चलती हुई, वजूद पे कोई कपड़ा नहीं था, नंगे वजूद के साथ, जिस्म के ऊपर छोटे छोटे सारे जिस्म पे बाल ही बाल, 2.5 फुट लंबे उसके हाथ, कोहनियों तक उसके बाजू थे, और कोहनी से आगे हाथ ही हाथ 2.5 फुट के, और आगे 4-4, 5-5 इंच के बड़े बड़े उसके नाखून। नाक उसी तरह लटका हुआ, लेकिन आज उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा खौफनाक था, क्योंकि उसके दांत इतने बड़े हो गए थे, और उसकी थोड़ी भी नाक की तरह लटक के उसके पेट तक आ गई थी। उसका पेट, उसका सीना इस तरह लटका हुआ था, इतनी भयानक खौफनाक बनी हुई थी कि कोई भी देखे तो दहल के रह जाए। वो चलती हुई अंदर पहुंची तो एकदम गुस्से में बोली, अच्छा मुझे मारने का प्रोग्राम बनाया है, वो बुढ़ा नुफैल मुझे मारेगा, और क्या समझते हैं कि मुझे पता नहीं है, मुझसे छुपाया जा रहा है, मैं जानती नहीं हूं, मैं सब कुछ जानती हूं। कहाँ है वो पिल्ला उस बाबे का जो छुप के बैठा है? उसको कहो, निकल पिल्ले, हाँ, सामने आ मेरे और मेरा मुकाबला कर। आज मैं पहले तुझे मारूंगी ऐ पिल्ले, और उसके बाद ये जो सामने बैठा है तू भी सुन ले। मैं तुझ तक इसलिए पहुंची थी कि उसी नुफैल को मैंने मारना था। मैंने तुझे सिर्फ एक चारा बनाया था नुफैल तक पहुंचने का, कि वो मुझ पे पहुंचे। तू और कुछ भी नहीं है मेरे लिए, लेकिन आज जब मैं उस पिल्ले को मारूंगी तो उसके बाद तुझे खाऊंगी, तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगी, और तेरे एक एक गोश्त के टुकड़े को मैं बैठ के खाऊंगी और ताकत हासिल करूंगी। कहाँ है वो पिल्ला? वो गुस्से से धाड़ी और घर हिलना शुरू हो गया। वो बहुत ताकतवर थी। उसी वक्त दरवाजे के अंदर याकूत खड़ा था। याकूत मुंह ही मुंह में कोई कलाम पढ़ रहा था। उसने याकूत को देखा तो देखते ही कहा, अच्छा तू है उसका शागिर्द, उसने तुझे भेजा है। ए पिल्ले, तू मुझे नहीं जानता, मेरी ताकत को नहीं जानता। मैं बहुत ताकतवर हूं, और आज तू मेरी ताकत का अंदाजा देखेगा। तू ये सोच के आया है कि तू मुझे मारेगा, तो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। देख मैं तेरे साथ क्या करती हूं। और वो तेरा नुफैल, क्या गुनाह किया था मैंने? हाँ, उस गांव के अंदर एक 50 साल का बूढ़ा था। हाँ, वो मेरे हाथों मारा गया था, गलती से मारा गया था। मैंने उसकी जान के नहीं मारा था, और इतनी मेरे पास ताकत भी नहीं थी उस वक्त। लेकिन हाँ, मैंने उससे जिस्मानी ताल्लुक क्या बनाया कि वो बूढ़ा मर गया।
उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी। लेकिन तेरे उस बाबा नुफैल ने मुझे कितनी सज़ा दी। मैं खुद माफ़ी मांगने के लिए उसके आस्थाने पे गई थी कि मुझसे माफ़ी दे दो, मुझे माफ़ कर दो। चुड़ैल तो उस वक्त भी थी, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी मेरे अंदर। और देखो, मैं खुद उससे माफ़ी मांगने के लिए गई, लेकिन उस जालिम ने मुझे माफ़ नहीं किया। अपने चेलों से कहलवा के मुझे बांधा और मुझ पे ऐसा अमल किया और मुझसे इतना दूर फेंकवाया कि उसके मुवक्किलात मुझे इतना दूर फेंक आए कि मैं कभी वापस ना आ सकूं। और जान बचाने के लिए मैंने उससे वादा किया था, हाँ मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। लेकिन किसी ने मुझे, जब वहाँ इन लोगों ने फेंक दिया, तो फिर किसी ने मेरी मदद की, और ऐसी मदद की कि फिर मैं ऐसी शक्तिशाली हो गई, ऐसी ताकत हासिल करती रही कि आज मेरी ताकत देख, मैं कितनी ताकतवर हो चुकी हूँ। आज वो 80 साल का बुढ़ा नुफैल, वो तो मेरी एक चुटकी की मार है। उसने लड़ने के लिए पहले तुझे भेजा है। आज मैं तेरा भी वो हश्र करूंगी कि तू इस अंदाज में तड़पेगा कि तुझे सांस भी नहीं लेने दूंगी। तड़पा तड़पा के मारूंगी, और उसके बाद उस नुफैल को मारूंगी, और उसके बाद जितनी भी यहाँ पे इस तरह की मखलूक़ात है, सबको मेरी ताकत का पता लग जाएगा। अभी तक तो वही नुफैल बैठा है ना, जो सबको यही दिखा रहा है कि वही ताकतवर है, उसकी वजह से कोई पर नहीं मार सकता। मैं मारूंगी तुझे और उस नुफैल को, और फिर दुनिया देखेगी, वो सारी मखलूक़ात देखेगी कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। और उसी वक्त वो हवा में उठ के खड़ी हो गई। उसके कदम ज़मीन से उठ गए और हवा में वो उड़ना शुरू हो गई। अभी तक मुसलसल याकूत कुछ पढ़ रहा था, और उसी वक्त वो एकदम से आगे हुई और उसने ज़ोर से ऐसे दोनों हाथ उसके सीने पे मारे। और याकूत जो मुसलसल पढ़ रहा था, इस हमले के लिए शायद तैयार नहीं था। इतनी ज़ोर से उसके सीने पे हाथ लगे कि उड़ता हुआ दीवार में ठा करके लगा। इतनी ज़ोर से उसका सर दीवार में लगा और वो बेहोश होते होते बचा। जैसे उसकी आंखें बंद सी हो गईं, और वहीं चारपाई पे बैठा हुआ घोड़जंग डर गया। उसकी आंखें बंद सी हो रही थीं, जैसे वो बेहोश सा हो रहा हो। लेकिन उसने आंखें खोली और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़े जा रहा था। तभी वो फिर से आगे आई। अब वो हवा में मुसलसल उड़ रही थी। उसका चेहरा गज़बनाक हो गया था। उसके मुंह से ऐसी खौफनाक आवाज़ निकल रही थी कि तू मरने के लिए तैयार हो जा। और एकदम से उड़ती हुई आगे आई। उसने उस याकूत की टांग को पकड़ा, और टांग को पकड़ के ऐसा ज़ोर से फेंका कि वो उड़ता हुआ दीवार में जाके लगा। उसका सर इतनी ज़ोर से दीवार में लगा कि वो लहूलुहान हो गया। उसके चेहरे पे चोटें आईं, उसके बाजू पे चोटें आईं, उसके सर से भी खून बहने लगा। लेकिन वो पढ़ता रहा, मुसलसल कुछ पढ़े जा रहा था कि एकदम से वो आगे आई, हंसती हुई बोली, बस चूहा बन गया है तू, अब देख मेरा आखिरी वार और मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। और ये कहते हुए जैसे ही वो उसके झपटी, उसी वक्त शायद वो पड़ चुका था, उसी वक्त उसने जेब से एक पानी निकाला और उस पर फूंक मारी और वो पानी उसके ऊपर डाल दिया। जैसे ही उस पर पानी डाला, जितनी तेज़ी से वो आगे आई थी, उतनी ही तेज़ी से उड़ती हुई वो दीवार में जाके लगी। और वो एकदम से ज़ख्मों के बावजूद के ज़ख्मी था, जल्दी से उठा और एकदम से भागा। जो अभी नीचे गिरी ही थी, उठने की कोशिश कर रही थी, एकदम से उसके बालों से जाके उसको पकड़ लिया और एकदम से घोड़जंग को आवाज़ दी, घोड़जंग इसके बाल काट। घोड़जंग जैसे होश में आ गया तो डरा सहमा बैठा था, एक अजीब सी सूरत हाल से दो चार था। जल्दी से उठ के आया, उसने छुरी से उसके जल्दी से बाल काट दिए। उसके जैसे ही बाल कटने लगे, वो ऐसी जोर लगा रही थी, लेकिन वो मुसलसल पड़ रहा था और पानी उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा गिराता जा रहा था, क्योंकि उसको डर था अगर ये पानी पूरा मैंने फेंक दिया और इतनी देर में अगर बाल ना कट सके तो वो फिर दोनों को मार देती। वो बोला, घोड़जंग जल्दी कर, पानी खत्म हो गया तो ये हम दोनों को मार देगी। और वो पूरी कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे उसके ऊपर वो पानी गिरा रहा था, वो अपने जादू को नहीं कर पा रही थी, उस पानी की वजह से रुकी हुई थी। उधर पानी भी खत्म होने वाला हो गया, लेकिन अभी तक बाल नहीं कटे थे कि पूरी जोर से, जैसे घोड़जंग को होश आ गया हो, उसने पूरी जोर से छुरी चलाई और बाल काट दिया। और इतनी देर में पानी भी खत्म हो गया, लेकिन बाल कट चुके थे। वो उठ के एकदम से खड़ी हो गई और उसने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन देखा उसका जादू काम नहीं कर रहा और वो मुस्कुरा पड़ा। याकूत के नहीं, पहले ही बाल काट लिए थे, इस पानी के ख़त्म होने के पहले ही बाल काट लिए, अब नहीं। और एकदम से आगे हुआ और उसने पूरे ज़ोर से कहा, इसको धक्का दो। दोनों आगे हुए और एकदम से उसको ज़ोर से धक्का दिया। वो उड़ती हुई दीवार में जा लगी। उसका सर इतनी ज़ोर से दीवार में लगा कि वो अब उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। वो बोला, जल्दी से घोड़जंग आगे आओ।
घोड़जंग को पहले ही वो दायरा खड़ा कर चुका था। उसने कहा इसकी टांगे पकड़ो, उसने उसकी टांगे पकड़ी, उसने उसके बाजू पकड़े और दोनों ने उसको पकड़ के इस तरह जल्दी से उठाया, जोर लगाते हुए उस आतिशदान के पास लेके गए जिसके अंदर पहले ही वो रकड़ियां रख चुका था। आतिशदान के ऊपर उसने उसको फेंका और कहा वो पूरा जो कनस्तर है उठाओ मेरे साथ। मट्टी के तेल का पूरा उसने कनस्तर उठाया और पूरा का पूरा मट्टी के तेल का कनस्तर उसके ऊपर डाल दिया। और जैसे ही उसके ऊपर कनस्तर डाल दिया वो समझ गई थी अब जख्मों की, उसको भी तकलीफ हो रही थी, उसके जख्म बहुत शदीद थे, लेकिन मट्टी का तेल उस पर डल चुका था। अब वो दोनों उस शमा को जलाने जा रहे थे जिसके बाद उसके वजूद को आग लग जाती और वो एकदम से उठने की कोशिश कर रही थी और पूरी अब वो ताकत लगा रही थी। अगर उसका थोड़ा बहुत जादू बच भी गया था वो कोशिश कर रही थी उठ जाए वरना वो मारी जाएगी। और इतनी देर में माचिस से शमा जला चुके और जैसे ही शमा जलाई गई उधर से वो उठ के खड़ी हो चुकी थी। लेकिन अब वो भाग नहीं सकती थी क्योंकि शमा उसके हाथ में थी। अब वो कोशिश भी करती तो शमा को बुझा नहीं सकती, आग उसकी कमजोरी थी। और तभी वो बोला, याद है इसी नौजवान ने आग जलाने की कोशिश की थी तो तूने रोक दिया था कि आग मत जलाओ क्योंकि तुझे आग से डर लगता है, आग मेरे हाथ में है। तूने क्या सोचा था? तो मेरे मुर्शिद को, तो मेरे उस्ताद को, बाबा नुफैल को मारेगी? उस इंसान को जो अल्लाह का नेक इंसान है। मुझे 100 जिंदगियां भी मिलें तो मैं अपनी 100 की 100 जिंदगियां उन पे वार दूं, उनके लिए जान निछावर कर दूं। उन्होंने जितना मुझे सिखाया है और जितना वो अल्लाह के वली हैं, जितना वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, तेरी जुर्रत के तू उनको मारोगी। हाँ ठीक है, तूने मुझे जख्मी किया है, लहूलुहान किया है, लेकिन तू मुझे मार नहीं सकी। ये जंग थी, जिंदगी और मौत की जंग। तो मुझे मारने आई थी ना, मेरे उस्ताद मोहतरम को, मेरे पीरो मुर्शिद को मारने आई थी और तू मुझे पिल्ला कह रही थी ना। पहले तो मेरा तो मुकाबला कर, उनको बाद में मारी। वो गिड़गिड़ाना शुरू हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें तुम्हारे उस्ताद की कसम है, तुम्हें तुम्हारे रब की कसम है, जिस रब का कलाम पढ़ते हो तुम्हें उसकी कसम है, तुम्हें तुम्हारे पीरो मुर्शिद की कसम देती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो बोला, नहीं, मैं अपने रब को मानता हूं, अपने पीरो मुर्शिद को मानता हूं, तेरी इस कसम को मान लूं तो तू कितनी जिंदगियों को बर्बाद करेगी। तू तो वादा तोड़ के आ गई और तुझे छोड़ दूं। मुझे इजाजत है ऐसे मौकों पे कि कोई मुझे गलत कसम दे तो मैं उस कसम को मानूंगा ही नहीं। यह हक और सच की लड़ाई है, इसमें मैं कसम को इसलिए नहीं सुनूंगा कि मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, मेरे कलाम ने मुझे हुक्म दिया, मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा है बुराई को, गुनाह को ख़त्म करना है। तूने एक इंसान के साथ ताल्लुक बनाया, तू जानती थी वो एक शादीशुदा है, बच्ची का बाप है और तू उसकी बेटी को तकलीफ देने जा रही थी, तू इसकी फैमिली को आहिस्ता आहिस्ता मारने जा रही थी और तू बाबा नुफैल को मार के फिर ताकत हासिल करना चाहती और उसके बाद जितनी भी यहाँ पे चुड़ैलें, आत्माएं, जिन्नात, भूत प्रीत मौजूद हैं तो उन सब की सरदार बनती। तो अपनी ताकत का रोब जमाती, उनको ये दिखाती कि तूने बाबा नुफैल और उसके शागिर्द को मार डाला है ताकि दुनिया को पता चले तो कितनी ताकतवर हो गई है। तो जिन भूत प्रीत चुड़ैलें सारी तेरे ताबे हो जाती और तू ताकतवर बन जाती। लेकिन रब का कलाम तुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मरने के लिए तैयार हो जा। उसी वक्त वो भागने लगी लेकिन वो भाग ना सकी और उसने आग उसके करीब कर दी और जैसे ही आग उसके वजूद को लगी उसी वक्त उसका वजूद इस तरह से पिघलना शुरू हो गया जैसे टुकड़े गिरते जा रहे हों। बाजू अलग हो के आग लगी हुई नीचे गिर गया, दोनों बाजू उधर गिर गए, उल्टे पांव उधर गिर गए, उसका गर्दन उधर गिर गई, उसका सीना उधर गिर गया, उसकी कमर, हर जिस्म का पार्ट अलग अलग हो के नीचे जल रहा था और वो चीखे जा रही थी। ऐसे चीख रही थी कि वो दूर घर से बैठे हुए उसकी चीखों को सुन पा रहे थे। उसकी चीखें जंगल में गूंज रही थी। वो एक इतनी जो ताकतवर थी। उसी वक्त उसने कहा घोड़जंग ने, इसके बाल भी इसके वजूद के ऊपर डाल दो ताकि ये भी जल जाएं। उसके बालों को उठा के भी उसके वजूद के ऊपर डाल दिया गया और उसका वजूद जलते जलते राख सा बन गया। वहीं पे हर जगह पे राख जमा थी, बाजुओं की राख, टांगों की राख, कमर की राख, सीने की राख, हाथों की राख, सर की राख, उल्टे पांव की राख। जब वो मुकम्मल जल गई तो वो बाहर निकला और उन दोनों को आवाज़ें दी कि वापस आ जाओ। वो दोनों जो सर्दी से ठटर रहे थे वो जल्दी से घर के अंदर दाखिल हुए और कहा, जल्दी से मेरे साथ इस राख को इकट्ठा करो। उन सब ने मिलके उस राख को इकट्ठा किया। उस जो सामान उसने मंगवाया था उसमें एक मिट्टी का घड़ा टाइप बर्तन भी था। उस सारी राख को उसके अंदर डाला गया और उसे कहा गया सुबह होने से पहले पहले इस राख को पानी के अंदर डाल देना है, बहा देना है। पूरे घर की राख को अच्छी तरीके साफ करके उस मटकी को वो लेके
रातों को भागे और पानी जहाँ पे बह रहा था वहाँ पे उसका ढक्कन खोला और पूरी वो राख जो थी वो पानी के अंदर बहा दी। और जैसे ही बहा दी गई उसी वक्त फजर की आज़ान हुई। और याकूत बोला, खुदा का लाख लाख शुक्र है, खुदा का कलाम जीत गया और वो बदबख्त मनहूस चुड़ैल हार गई जो वाकई बहुत ताकतवर थी। ये मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है कि मैंने जब रात को पढ़ाई की थी तो क्या क्या मेरे साथ मामलात हुए थे, ये मैं ही जानता हूँ। और घोड़जंग की तरफ देख कर बोला, जो तुमने देखा है ये तो कुछ भी नहीं, उससे एक रात पहले जो मैंने बैठ के पढ़ाई की है वो मुझे ही पता है, लेकिन अब तुम आज़ाद हो, अब तुम्हें किसी किस्म का कोई डर नहीं होना चाहिए। और अगले ही दिन वो फिर गांव के उस घर की तरफ गए। बाबा नुफैल को भी बताया गया कि वो चुड़ैल अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। बाबा नुफैल ने कहा, हाँ, मैंने इसलिए अपने शागिर्द याकूत को बुलाया था कि मैं उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ बैठा पढ़ रहा था और जब मैं यहाँ पढ़ रहा था मेरा शागिर्द वहाँ पढ़ रहा था तो दो ताकतें मिल गई थी, इसलिए वो दो ताकतें उस ताकतवर चुड़ैल के लिए काफ़ी थीं और वो अपने अंजाम को पहुँची। मैं उसको कभी ना मारता, लेकिन उसने पहले भी वादा तोड़ दिया, अभी भी वो वादा तोड़ देती तो फिर कई जिंदगियों को वो ख़त्म कर देती, कई इंसानों को ब्लैकमेल करती, वो एक इंतहाई ताकतवर चुड़ैल हो जाती। उसके बाद घोड़जंग वहीं अपने घर रहा, बीवी बच्चों के साथ रहा, आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो गया और उसके बाद ठीक हो गया और उसके बाद अपनी नौकरी पे वापस चला गया। इस चुड़ैल की चीखें जब वो रात को जला रहे थे उसको, गांव के घर दूर दूर थे लेकिन वहां तक भी वो आवाज़ें गई थीं और अगले दिन वो सारे पूछने के लिए आ गए थे क्या हुआ था। उनसे छुपाया नहीं जा सकता था, उनको बता दिया गया कि वो चुड़ैल जो बाबा नुफैल ने पहले जिसको वादा लेके भेज दिया था वो वापस आ गई थी। रात वो अपने अंजाम को पहुंच गई है और यूं वो कहानी गांव के लोगों को भी पता लग गई। आज भी वो कहते हैं, जिन्होंने कहानी भेजी है, जिनका नाम है दरियाब खान, वो कहते हैं रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से कि ये हमारे रावलाकोट की बड़ी मशहूर व मारूफ कहानी है उस अंगेज़ा चुड़ैल की जिसको जला दिया गया था।